चलिए आज जैसे सिलेबस डिस्कस करना है उसमें मैं बिल्कुल जो लास्ट ईयर हमारा सिलेबस था उसको भी मैं यहाँ पे आपके साथ लेके आया हूँ। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 2019 और 20 आपके राइट साइड में जो है 2019-20 का भी सिलेबस है और इस सिलेबस में ये थ्योरी पोर्शन को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। थ्योरी पोर्शन के बाद मैं प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊँगा, प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस आए हैं। तो उससे पहले कि थ्योरी पोर्शन को हम डिस्कस करें, मैं देखोगे आप ये जो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सीबीएसई ने इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको टॉपिक, तो इस टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। और चैप्टर 1 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड में चैप्टर 1 जो है, ये चैप्टर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, उसी तरह से दूसरे चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके पास कोई भी यहाँ पे डाउट न रह जाए। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि फिर बाद में डिलीट है, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है कौन सा नहीं है, ये चीज़ देखने की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो वो यहाँ पे मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सब के पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ जिस पे आपको हमेशा अपना ध्यान रखना होगा। वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सीबीएसई सिलेबस तो देती है हमेशा, लेकिन बहुत बार इसके पेपर्स जो हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिजिक्स में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिजिक्स में आपको अपने तरफ से अवेयर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि जो टॉपिक आप देख रहे हो, जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ जी ये हटा दिया गया है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पे अगर मान लो सिलेबस के बाहर की चीज़ आ गई तो वहाँ पे एक चीज़ और आपको हेल्प मिलने वाला है सीबीएसई से कि उस पे सीबीएसई मार्क्स देती है, ग्रेस मार्क्स देती है। जो आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है उस पे सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देने के लिए रेडी रहती है। लेकिन रेडी तब रहती है जबकि उसमें देखा जाए कि आपने उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, ये चीज़ देखना पड़ेगा आपको। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर आप वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आया हुआ है ये बिल्कुल मैंने एज इट इज़ वहाँ से कॉपी किया है और आपके पास पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। चैप्टर 1 में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर है हमारा, और इसमें हमारे पास इस टॉपिक को हटाया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का दो टॉपिक है, फील्ड इनसाइड और फील्ड आउटसाइड द सेल, जिसको हमने स्टडी किया हुआ था और स्टडी किया है हमने, तो ऑलमोस्ट सब कुछ स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पे इसको सीबीएसई ने यहाँ पे हटा दिया है। चलिए अब यहाँ पे आपको जब सीबीएसई ने हटाया तो इससे पहले आपके पास क्या था और किस चीज़ से आप इसको देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 जो आपको है जिसमें आपको 2019-20 में आपके पास थ्योरी पोर्शन था, टोटल 70 मार्क्स के ये पेपर था आपका, और 70 मार्क्स का अभी भी है, था नहीं अभी भी है, और 3 आवर्स के पेपर होने थे। इसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 16 मार्क्स के इससे पेपर आते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं आपके पास। सबसे पहले मैं इसके बारे में ही बता दूं आपके पास कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है और कैसे ये इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, ये पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो यूनिट 1 में आपके पास 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये यूनिट 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो कि 16 मार्क्स का है, ठीक है। ये यूनिट 1 आपका 16 मार्क्स का है। उसी तरह से आप यूनिट 2 देख पाएंगे, यहाँ पे यूनिट 2 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यूनिट 2 में आपको एक ही चैप्टर दिया गया है। यूनिट 2 आपके पास एक चैप्टर है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 20 मार्क्स का है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देखो यहाँ ध्यान से, ये दोनों ही मिला के करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट जो कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों ही चैप्टर मिला के आपके पास 16 मार्क्स का पेपर आता है। पेपर में ये 16 मार्क्स का होता है और यहाँ पे ये 3 चैप्टर होते हैं, लेकिन यूनिट 2 यूनिट है।
पहले यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से तीसरे यूनिट में आप देख रहे हो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको भी हमने स्टडी कर लिया है। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर आपके पास यहाँ पे इंक्लूड है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है आपके पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे भी कुछ चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन इसके साथ हमारे पास चैप्टर यूनिट 4 को हम लोग देख रहे हैं। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 2 चैप्टर इसमें भी आते हैं आपके। एक चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, चैप्टर 7 जो है ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो अभी आपने रिसेंटली इसको स्टडी किया था। तो यहाँ पे आप देखो यूनिट 3 और यूनिट 4, जी हाँ यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों को मिला के 17 मार्क्स का आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये यूनिट 3 और 4 तक हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जैसा कि हमारे पास यूनिट 5 आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, हमारे पास यूनिट 5 भी दिख रहा है। यूनिट 5 जो है हमारे पास, इसमें आपके पास क्या है, देखो यूनिट 5 में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर 8 का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो चैप्टर है इससे, और एक ऑप्टिक्स, आप देखो यहाँ पे ऑप्टिक्स है जो यूनिट 6 में है। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और यूनिट 6 में ऑप्टिक्स है, ठीक है। मैं पहले इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसके बाद आपके लिए कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आप किस तरह से दोनों ही चीज़ों को आप देखोगे, मतलब अभी के सिलेबस, प्रेजेंट सिलेबस और उसके बाद के सिलेबस को कैसे कंपेयर किया जाए, वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए इसको दिखा रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी आपके पास 2 पोर्शन है। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 9 है जिसमें रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चैप्टर 10 है जिसमें वेव ऑप्टिक्स है। इस दोनों को मिला के, मतलब यूनिट 5 और यूनिट 6, इस दोनों को मिला के आपके पास 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद यूनिट 7 है जो कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, और इसमें चैप्टर 11 आता है। और उसके बाद आप देखोगे यूनिट 8 है जिसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर एटम में, एक चैप्टर 12, चैप्टर 13, जिसमें चैप्टर 12 में एटम्स हैं और चैप्टर 13 में न्यूक्लियाई। और इसमें फिर से ये यूनिट 7 और 8, इस दोनों को मिला के आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो 12 मार्क्स का आता है। और फाइनली चैप्टर यूनिट 9 है जो कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ये सब इसमें इंक्लूड है। और ये आता है आपके 7 मार्क्स का। एक और पहले यूनिट 10 हुआ करता था जिसमें आप पहले पढ़ते थे कम्युनिकेशन, उसको हटा दिया गया है। तो अब कम्युनिकेशन, अगर आपके पास बुक है भी, पुरानी बुक भी है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 9 है और फुल जो आपके पास यूनिट 9 है वो 70 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पे, जी हाँ 70 मार्क्स का पेपर आपका होता है। तो अब यहाँ पे अब कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कैसे इसको देखना है, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का था ये मैंने आपको तो दिखा दिया। इस पोर्शन को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए अब कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे इस पोर्शन को कितने कितने मार्क्स का था इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमारे लिए मैटर करता है कि कितने को हमने यहाँ पे देखा है, कैसे हम कंपेयर करेंगे, वो चीज़ हमारे लिए कंपेयर करने की बात है कि कौन सा पोर्शन है यूनिट में, यूनिट 1 में कौन सा पोर्शन है और उसमें हमें कितने मार्क्स का पेपर में आ रहा है, उसको कैसे कंपेयर करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मैं एक साथ यहाँ पे आपको लाके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इसको और पास लाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो। दोनों ही चीज़ों को मैं कंपेयर करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपके लिए। ये लीजिए, अब ये थोड़ा सा स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्योंकि जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस यहाँ पे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना इसको। और थोड़ी सी स्टडी, ऐसा नहीं है कि सिलेबस को कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है, चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। बहुत बार हमारे पास जो कॉल्स आए थे बच्चों के, उन्होंने कहा कि क्या चैप्टर को हटा दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, चैप्टर वही हैं और चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है।
लेकिन चैप्टर के अंदर जो कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिखाया गया है कि उस टॉपिक को थोड़ा रिड्यूस जरूर कराया गया है। तो वो टॉपिक क्या है उसको देखना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं उसी को कंपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, तो ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है उसमें से हटाया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल को। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल को यहाँ से हटाया गया। और यहाँ पे आप देखोगे जब इसको, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने पोर्शंस थे, यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कितने थे हमारे पास, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमें स्टडी करना ही है, ये सब स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे जिसको हटाया गया है एक एप्लीकेशंस से इसको हटाया गया है। ये वाला पोर्शन आप देख लो यहाँ पे, ये जो आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, इस पोर्शन को सिर्फ हटाया गया है। तो आप देख सकते हो पूरे सिलेबस में से यहाँ पे सारी चीज़ों को, बाकी सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आपने स्टडी किया हुआ है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये भी स्टडी किया है, सुपरपोजिशन ये सब स्टडी किया हुआ है। सिर्फ आपको इसमें से इस पोर्शन को हटा दिया गया है। लास्ट इस टॉपिक को जो इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट चैप्टर से है उसको सिर्फ यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी से किस चीज को हटाया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास है कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे भी अब इसमें पोटेंशियल वाले में तो सारा चीज है। चैप्टर 2 जो है चैप्टर 1 से ही सिर्फ उसको हटाया गया था। चैप्टर 2 में बाकी सारी चीज़ों को आपको स्टडी करनी है, वैसे ही स्टडी करनी है, उसमें कुछ चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को वहाँ से हटाया नहीं है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस चीज़ को हटाया गया उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला के दिखाना चाहूँगा यहाँ पे किस चीज़ को हटाया गया, रिड्यूस किस चीज़ को किया गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये देखिए ताकि हम साथ में इसको कंपेयर कर पाए आसानी से। ये मैं इसको पास में लेके आ गया हूँ, अब हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, दोनों ही तरफ कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हटाया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, बहुत ही इजी टॉपिक था ये, आपको भी पता है, और इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, इसको इस जगह से हटा दिया गया है, इसको नहीं रखा गया है सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे इवन यहाँ पे कार्बन कलर कोड, आप ये भी देख रहे हो यहाँ पे कार्बन कलर कोड, कार्बन रेजिस्टर्स कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। तो ये भी यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर्स कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये जो है चैप्टर 3 मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस 2 टॉपिक को हटाया गया है। तो आप इस गलती में मत रहना कि पूरे चैप्टर को हटाया गया है, सिर्फ इस 2 टॉपिक को हटाया गया है। तो इस 2 टॉपिक को आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो, जी हाँ यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक हटा के दिया गया है वो चीज आपने देख लिया। इसके साथ साथ अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे अगले में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे। जी हाँ, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और भी आप जो देख रहे हो ना चैप्टर, जो टॉपिक आप देख रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे बाकी चीजों को यहाँ पे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, इवन बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी उसमें हमारे पास हैं। पोटेंशियोमीटर है, प्रिंसिपल ऑफ इसकी एप्लीकेशंस, सारी चीजें हमारे पास हैं। वो सारी चीजों को हमें अभी भी यहाँ पे स्टडी करना ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस चीज को रखा गया है, किस चीज को हटा दिया गया है। तो सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस चीज को हटाया गया है वहां पे मैंने आपको करके दिखा दिया है, वो चीजें सिर्फ हट रही हैं, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास
अभी उसके बाद के चैप्टर का मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि चैप्टर 4 में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और किसको हटाया गया है। तो इसको थोड़ा सा मैं पास लाता हूँ और इसको कंपेयर करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप दूसरे पार्ट को फिर से अगले पोर्शन को यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का पोर्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। मुझे लग रहा है ये इसके ठीक नीचे यहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो चलिए मैं इसी को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके बाद कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जो एक बड़ा ही खतरनाक चैप्टर सा लग रहा था चैप्टर 5 में, देखिए ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इससे इन्होंने हटा दिया है, वो है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। लास्ट ईयर ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो नहीं आया, इस साल अगर होता तो ये जरूर आता, लेकिन साइक्लोट्रॉन को इन्होंने हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया यहाँ से। इसके बाद आप देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में किस किस टॉपिक को हटाया गया है वो आप देखो। एक तो मैं आपको सबसे नीचे वाले में दिखाना चाहूँगा, ये पैरा डाई एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट। ये बिल्कुल एक रटाफिकेशन का टॉपिक था कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हालांकि केमिस्ट्री में अभी आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ये लास्ट में ऑलमोस्ट आपने पढ़ा भी होगा, वहाँ पे ऐसा लिखा रहता था पैरा डाई और फेरो के बीच कंपेयर करने के लिए। तो तीन ऑलमोस्ट 13 या 15 वहाँ पे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपसे के साथ शेयर भी किया था। तो ये चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है, ये चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। और इसमें जो चैप्टर 5 में स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole, जैसे आपको पता है टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा हुआ करता था, तो यहाँ पे हुआ करता था वाली बात हो गई अब ये इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इस चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है और ये चीज़ें अब आपके सिलेबस में नहीं रह जाती हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो अभी रिसेंट में आप स्टडी कर रहे थे, इससे दो टॉपिक को हटाया गया, पावर फैक्टर को और वॉटलेस करंट को। ऑल्टरनेटिंग करंट से सिर्फ दो टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट को, इस दो चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 8 में आप देख सकते हो, चैप्टर 8 में एक ही चीज़ जो है आपके पास, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर 8 जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी एक छोटे से टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है। ये जस्ट लाइक बेसिक छोटी सी चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में थी, तो इसको हटा दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिक आइडियाज़ को। हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ भी है, पूछा है इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, लेकिन यहाँ से उसको भी देखा मैंने कि इसको हटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे अभी और भी चीज़ें हैं, उसको मैं यहाँ पे देख के एक बार डिस्कस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे लास्ट तक देख लेते हैं, उसके बाद फिर से जो सिलेबस था उस पर भी आगे बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स, पहले बात ये हो रही थी कि रे ऑप्टिक्स को हटा दिया जाएगा और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स होगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स 11th क्लास में भी आपने स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में कुछ टर्म्स को, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से पता है आपको, स्फेरिकल मिरर्स, रिकैप्चुलेशंस, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये सब जो फॉर्मूले हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से इन्होंने रे ऑप्टिक्स से इन सारी चीज़ों को हटा दिया है। वहीं वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स का पोर्शन था, ये रे का था और ये वेव ऑप्टिक्स का है। तो वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रिस्टल लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड, ये लगभग आप ये यहाँ पे ये कह सकते हो कि हाफ पोर्शन जो है वेव ऑप्टिक्स का इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। बहुत बड़ा पोर्शन एक वेव ऑप्टिक्स का इन्होंने हटा दिया है। और इसी तरह से चैप्टर 11 में आप देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये
चैप्टर भी बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसका एक 5 मार्क्स से इससे क्वेश्चन आया करता था, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो इसको भी इन्होंने हटा दिया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ड्यूअल नेचर को काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, तो यहाँ पे और भी ये रिड्यूस हो चुका है। अब मैं आपको लेके आता हूँ और चैप्टर 11 तक हमने देख लिया है, चैप्टर 12 तक हमने देखा, चैप्टर 13 देखिए आप, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आपके पास क्या क्या चीज़ों को हटाया गया है, रेडियो एक्टिविटी को, जिसमें हाफ डीके वगैरह हुआ करता था, हाफ लाइफ होता था, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रे, ये एक रेटिफिकेशन का टॉपिक था, उसकी प्रॉपर्टीज याद करने की बात होती थी, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ देख लो, हाफ लाइफ भी आ गई, मीन लाइफ भी आ गई, इसको हटा दिया गया। तो रेडियो एक्टिविटी, ये न्यूक्लियाई के चैप्टर को भी एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं कहूँगा यहाँ से इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो ये नहीं आएगा आपका। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन एंड वाइब्रेशन विद एंड वेरिएशन विद मास नंबर, तो यहाँ पे इसके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी का एक ग्राफ आया करता था, वो 3 मार्क्स का बहुत ही पॉपुलर ग्राफ था, वो भी इन्होंने कम्प्लीटली उसको हटा दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपके लिए सिलेबस तो काफ़ी छोटा कर ही दिया है इन्होंने। चलिए चैप्टर 14 की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, तो मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, ये सबको हटा दिया है। सिंपल सर्किट को इन्होंने हटा दिया है, जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये सब हटा दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आप कह सकते हो कि इसमें से हटा दिया गया है। देखिए अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कोई आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनानी है, कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनानी है। पहले हुआ करता था कि पहले इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनानी होती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस बात को क्लियर लिखा है कि अब आप कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, मतलब जो मॉडल वगैरह आप बना के लाते थे वो नहीं बनाओगे, एक्टिविटी भी नहीं होगी कोई एक्टिविटी, मतलब आप उसमें हुआ करता था स्पाइरल वाइंडिंग करके आप एक्टिविटी लिख के लाते थे, प्रैक्टिकल की फाइल में आप देख सकते हो एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इसको हटा दिया है इन्होंने, कम्प्लीटली हटा दिया है। और एक्सपेरिमेंट देखिए, इन प्लेस ऑफ 12 एक्सपेरिमेंट की जगह पे इन्होंने सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे क्लब करने की बात की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 8 एक्सपेरिमेंट है वो आप जितनी जल्दी हो आप प्रैक्टिकल फाइल लेके उसमें मेरे चैनल पे जाओगे और वहाँ पे आपको हर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, तो उसमें से किसी भी एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर के साथ, जी हाँ प्रोसीजर के साथ उसमें एक्सपेरिमेंट को आप लिख के रख लो। इवन उसमें मैंने आपको यहाँ पे रीडिंग भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई है, तो आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का भी पार्ट आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये ऑलमोस्ट आपका जो रिड्यूस पार्ट था वो है। और जो सिलेबस में आप देखिए यहाँ पे ड्यूअल नेचर के लिए जो मैं आपके लिए बता रहा था, आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ड्यूअल नेचर चैप्टर 11 है और मैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने पहले ही बोला था आपको किस चीज़ को रिड्यूस किया गया है। देखिए यहाँ पे बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब सबसे पहला ही ये पार्ट है, इसी को सिर्फ रिड्यूस किया गया है। बाकी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, ट्रांसवर्स नेचर पढ़ना है, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पूरी पढ़नी है। सबसे मेजर पार्ट ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से रे ऑप्टिक्स में आप देखो, रे ऑप्टिक्स में आपको किस चीज़ को वहाँ पे हटाने की बात की थी इन्होंने, और वहाँ पे आपको पता है कि आपने वहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग का ही पोर्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो चीज़ें आई थी उसमें आप देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये चीज़ों की बात हुई थी हटाने के लिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिक्स में आपको मैंने अभी दिखाया। ऑप्टिक्स में देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से यहाँ पे लेके आना चाहूँगा कि और आप ऑप्टिक्स को देख पाओ यहाँ पे कि ऑप्टिक्स में क्या बात हुई थी हमारे बीच। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे यही है ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए
स्फेरिकल मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर, ये रे ऑप्टिक्स का पोर्शन था जो वहाँ पे हमने देखा। और अभी वेव ऑप्टिक्स पे आते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था उसकी भी बात कर लेते हैं। वो वही मैं कंपेयर करके यहाँ दिखा देता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। तो रिलीफ मिलने का मतलब आप ये जान लो कि अब स्कोर कुछ हाई होगा, बहुत ही हाई जाने वाला है स्कोर। और क्योंकि सिलेबस जब छोटा होता है या मिनिमाइज होता है या फिर इजी होता है, तो उस केस में आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपकी मेहनत अब वही स्कोर करा सकती है, क्योंकि अब कंपटीशन और ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारे आएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारे आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारे आएंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे बात कर रहा था मैं इसके बारे में, जो ब्रिस्टल लॉ है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड, ये नहीं आएगा। और एक रिजॉल्विंग पावर की बात मैं कर रहा था, ये देखिए पोलराइजेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपकी ये रिड्यूस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दे रहा। और मैंने बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन में एक जो सबसे, हालांकि टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो नहीं आ रहा वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये नहीं आ रहा। और यही एक इसमें जो था, जो कि आपको 5 मार्क्स में आ सकता था, तो अब ये भी नहीं आ रहा, तो इसको भी आप यहाँ से हटा दो। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हटाने की कोशिश की गई है। इवन अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये जो इसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से पूरी स्टडी कर लो आप यहाँ पे, ताकि आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए सिलेबस से रिलेटेड। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो सिलेबस में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए एटम में मैंने आपसे बात की थी, अल्फा एटम्स जो है, एटम्स में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब ठीक है। एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब ठीक है। न्यूक्लियाई की बात कर लें तो आपको वहाँ पे आपने देखा न्यूक्लियाई में क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने हटा दिया है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल को हटा दिया है उन्होंने, प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हटा दिया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। इवन आपको यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी जो था, जो मैं दिखा रहा था, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, कंपोजिशन आ रहा है भाई, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस बताना है, मास डिफेक्ट आप बता सकते हो, ठीक है, मास एनर्जी आप बताओगे वहाँ पे ये क्या क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ों को इसके बाद जो वेरिएशंस ऑफ मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को उन्होंने रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसको इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हमारे पास साथ में आ रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ और भी नीचे, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर करता हुआ ये ऑलमोस्ट सारा टॉपिक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसा कि आपको लास्ट का टॉपिक आपने देखा, वहाँ पे जो डायोड है, जीनर डायोड है, जो वोल्टेज रेगुलेटर एंड जीनर डायोड, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब नहीं आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ये सारी चीज़ों को स्किप कर दिया गया है। तो इस तरह से जो टॉपिक्स था मैंने आपको लगभग दिखा दिया यहाँ पे कि कितने टॉपिक्स हैं। और प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने आपको बता दिया सिर्फ 8 प्रैक्टिकल्स आउट ऑफ कितना, जी हाँ, आउट ऑफ आपके 12 प्रैक्टिकल्स में से सिर्फ 8 प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप वहाँ पे 8 प्रैक्टिकल्स को आप करवाओ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था। होपफुली कि आप यहाँ पे कभी भी आपको परेशानी आए तो आप यहाँ पे सिलेबस को देखने की कोशिश करना। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और जो डिलीटेड पोर्शन है, ये है आपका डिलीटेड पोर्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। शुरू में ही मैंने आपको साथ डिस्कस कर दिया था कि डिलीटेड पोर्शन ये वाला है, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। चाहो तो आप यहाँ पे कभी भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मार्क कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि जो फिजिक्स से का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है कि क्या आया नहीं आया। लेकिन उस पर स्कोर करने के पहले सीबीएसई उस पर ग्रेस मार्क्स देती है। अगर बाय मिस्टेक वो आता है तो उस पर ग्रेस मार्क्स देती है, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना अटेम्प्ट के आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर अगर आप सिंपल सी बात है, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, उसको अटेम्प्ट नहीं किया,
तो मार्क्स किस पे दिया जाए? कम से कम क्वेश्चन नंबर तो लिखा होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने जब भी चेकिंग की है कॉपी, तो हमें भी ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप कॉपी में बच्चों ने अगर मेंशन किया हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस पर मार्क्स दो। आपने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं, तो उस पर मार्क्स देना कहीं किसी भी हाल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता।